इसराइल का अगर काउंटर अटैक ईरान पे हुआ तो फिर ईरान की ओर से एक बहुत ही हार्श रिएक्शन की वो है उम्मीद है। ईरान बहुत सजग है और इस वक्त लग रहा है कि टिट फॉर टैट वाली स्थिति है। भारत सरकार के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो पीस डील को ब्रोकर कर सकती है ईरान और इसराइल के बीच में। अगर कोई बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ होता या कोई मेजर जो है हैपनिंग हुई होती ईरान के इससे, तो फिर इसराइल का बहुत हार्श रिएक्शन अब तक आ चुका होता। हमारे साथ यूएई में मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे और मिडिल ईस्ट के जानकार अब्दुल वाहिद साहब हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो ईरान और इजराइल का जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी दुनिया को किस तरह से परेशान कर सकता है। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या एस्केलेशन बड़े स्तर पे जाएगा जिसको लेकर के आशंका जाहिर कर रहे हैं लोग। अगर इसराइल का रिएक्शन हुआ इसके अंदर तो फिर जो है एस्केलेशन बढ़ेगा रीजन के अंदर। अगर ईरान का काउंटर अटैक या मतलब इसराइल का अगर काउंटर अटैक ईरान पे हुआ तो फिर ईरान की ओर से एक बहुत ही हार्श रिएक्शन की वो है उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं ऐसी। तो अगर उस पर कुछ होता है तो फिर जो है चांसेस ये हैं कि ये फर्दर जो है एस्केलेट करेगा। ये जिस तरह से अमेरिका से हमने देखा कि जैसे ही घटना घटी उनके जो वाइट हाउस से एक बयान जारी किया गया कि वो लोग जो है इजराइल को डिफेंड करने के लिए हर स्तर तक जाएंगे और ईरान को वार्न भी किया है। अमेरिका की इस वार्निंग को कैसे देखा जाए? क्या यही एक स्टैंड नहीं बनता है जहां से ये कहा जाए कि इजराइल ज़रूर पलटवार करेगा? मुझे लगता है कि अमेरिका इस वक्त इजराइल को रोकेगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस हैं और किसी फर्दर एस्केलेशन का रिस्क अमेरिका इस वक्त लेने के उसमें नहीं है। तो इसलिए जो है मुझे लगता नहीं है कि कोई हार्श रिएक्शन इसराइल की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। हाँ, ये है कि लेबनान बॉर्डर पे गज़ा वगैरह में अभी जो है 2-4 रोज़ के अंदर देखने में जो आया है, तो वहाँ पे जो है इसराइल ने अपने अटैक्स को बहुत ज़्यादा तेज़ किया है, तो वहाँ पे जो है रहेगा। लेकिन ईरान को लेके कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है क्योंकि फिर ईरान जो है अपने सारे प्रॉक्सीज़ को, क्योंकि ये उसकी एक तरह से लड़ाई है स्वाभिमान की, तो जब स्वाभिमान पे बात आएगी तो फिर ईरान अपने हर एफ़र्ट्स को यूज़ करेगा इसके अंदर। और जाहिर है कि वो रीजन के अंदर जो है उसका एक अपना वो है तो अपने इन्फ्लुएंस को लेके ईरान बहुत सजग है और इस वक्त लग रहा है कि टिट फॉर टैट वाली स्थिति है। आप मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी समय आपने गुजारा है, आप यूएई के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी वहाँ पे भारतीय दूतावास के रहे हैं। कोऑर्डिनेशन के नज़रिए से मैं समझना चाहता हूं कि वहाँ पे जो हालात हैं, जैसे कि एक तरफ हूती विद्रोहियों का भी गैंग है, दूसरी तरफ देखेंगे हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है और बीच में इजराइल घिरा है। तो इजराइल भी तो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या इजराइल अस्तित्व को बचाने के लिए और ज़्यादा हार्श नहीं हो जाएगा, जिसकी जो है सोशल मीडिया पर एटलीस्ट चर्चा चल रही है? नहीं, इसराइल के अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसराइल का अस्तित्व ख़तरे में उस वक्त तक नहीं है जब तक अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड की बैकिंग इसराइल को हासिल है। ईरान कितना भी तुल जाए वो इसराइल का सफाया करने में नाकाम रहेगा। तो इसराइल एक इंटैक्ट वहाँ पे है और इसराइल की सॉवरेनिटी जो है ख़तरे में रहेगी। लेकिन उसके पीछे रीज़न ये भी है कि इसराइल को अपनी जो एग्रेशन है उसको थोड़ा सा लिमिटेड करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो भारत सरकार के बहुत सारे बयान आए और अभी तो भारत सरकार का हमेशा से एक पक्ष रहा है। भारत सरकार का ये था कि डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स के ज़रिए से कोई भी हो मामला, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो फिर दूसरा जो है फरीक जो है या जो दूसरा पक्ष है तो वो भी फिर उसका जवाब जितनी उसके पास शक्ति है देगा। तो फर्दर एस्केलेशन यानी जो है आग से आग नहीं बुझाई जाती, आग पानी से ही बुझती है। तो ये इसराइल को भी समझना चाहिए और जो लोग दूसरे उसके हैं तो उनको भी ये बात समझनी चाहिए। एक भारत के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं कि आज जो है डिप्लोमेटिक स्तर पे कहें या फिर आप फाइनेंशियल वे में कहें, कमर्शियल स्तर पे कहें, इजराइल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और आपका ईरान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि अमेरिका के तमाम दबावों के बावजूद भी भारत ईरान से तेल खरीदने का क्रम जारी रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये दोनों का जो है अगर कहा जाए वॉर जोन में जाते हैं, जैसा कि दिख भी रहा है, अभी एक कहा जाए कि एक लिमिटेड वॉर तो चल रहा है, इस लिमिटेड वॉर के अलावा भी भारत के सामने क्या दुविधाएं हैं और भारत पे इसका क्या असर पड़ सकता है?
भारत के सामने सबसे बड़ी बड़ी दुविधा ये है कि हमारे कई लाख भारतीय लोग मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे देशों में करते हैं काम, लेबरर्स हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे स्किल्ड वगैरह हैं। तो हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स और बहुत सारे इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर भारत के जुड़े हुए हैं। तो इसको लेके भारत सरकार बहुत ही सजग है। और सिर्फ भारत सरकार सजग नहीं है, बल्कि अब जो है भारत सरकार एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और इसकी बात सुनी जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो भारत सरकार एक बेस्ट बेट है, जिसके ईरान के अंदर भी विश्वसनीयता भारत सरकार की वही है जितनी इसराइल के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत सरकार के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो पीस डील को ब्रोकर कर सकती है ईरान और इसराइल के बीच में। जो एक और चीज़ है, जैसे चाबहार की जो योजना है, जहाँ पे इंडिया जो है डायरेक्ट जो है विदाउट पाकिस्तान में एंटर किए अफगानिस्तान और दूसरे ममालिकों में अपने व्यापार को बढ़ा सकता है, और वो चाबहार बंदरगाह बन भी रहा है। तो अगर ये वॉर जाता है तो क्या इसके लिए भी इंडिया पहले से सतर्क है कि हमारे लिए घाटा हो जाएगा कि अगर ये वॉर जोन में जाता है? अभी आप देखिए 2-3 रोज़ पहले गुडविल विजिट पे हमारे जो है शिप्स वगैरह गए हैं भारत के ईरान में। तो बंदर अब्बास पे और वहाँ पे एक जो एनुअल एक्सरसाइज वगैरह या फिर जो भी है, तो इस तरह की विज़िट होती हैं भारत की ओर से भी और दूसरी साइड से भी। तो बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस ईरान के साथ भारत के हैं। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि वो जो है इस तरह का कोई भी वार कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा एस्केलेट हो कि भारत के इंटरेस्ट को भी ख़तरा हो। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के न सिर्फ व्यापारिक रिश्ते बल्कि सांस्कृतिक और बहुत सारे रिश्ते उस पूरे रीजन के साथ हैं, जुड़ाव है। तो इसलिए जो है भारत सरकार का इस वक्त मुझे ऐसा है कि भारत सरकार न्यूट्रल नहीं रहेगी। भारत सरकार ज़रूर अपने एफर्ट्स लगा रही होगी कि ये एस्केलेट ना हो। एक और चीज़ समझना चाहूँगा, यूरोपीय देश हों चाहे अमेरिकन्स हों, जिस तरह से भारत के जो है बहुत सारे स्टेक इजराइल और ईरान से जुड़े हुए हैं, और क्या बड़ी महाशक्तियाँ हैं जिनके दोनों देशों से जुड़े हों, जिसके चलते वो ना चाहें कि वॉर ना हो? अकेला भारत तो अगर अकेला है तो फिर तो डेंजर जोन में कहा जाएगा कि अगर भाई नाटो चाह लेंगे तो वॉर तो होना ही होना है। क्या नाटो कंट्रीज़ भी चाहते हैं कि वॉर ना हो? मुझे ऐसा लगता है कि नाटो कंट्रीज़ भी नहीं चाहते हैं कि वार हो, क्योंकि वो यूक्रेन फ्रंट पे हैं। तो अगर इधर नाटो कंट्रीज शामिल होंगे तो फिर उसके अंदर बहुत सारे कम्प्लेक्स इश्यूज़ आएंगे, जैसे टर्की का रवैया क्या होगा उस वक्त, क्योंकि वो भी मेंबर है नाटो का। तो इस तरह से मुझे लगता नहीं है कि नाटो कोई जो है बहुत ज़्यादा, अकेले अमेरिका इसराइल के लिए काफ़ी है, जहाँ तक मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ब्रिटेन वगैरह का भी उस तरह का सपोर्ट इसराइल को नहीं मिल रहा है। जो कि परमानेंट मेंबर नहीं है ना, एटलीस्ट थोड़ा मैं समझ लेना चाहता का है, मेंबर है वो। हूँ। परमानेंट मेंबर है कि मेंबर है? परमानेंट मेंबर है। हम तो उसे वीटो पावर उसके पास नहीं है। नहीं, वीटो पावर नाटो के अंदर हर मेंबर के पास है, जो भी मेंबर होगा। अभी आप देखिए स्वीडन की बात थी, फिनलैंड की बात थी, तो बिल्कुल उसमें ये बात थी कि टर्की के वीटो की वजह से ही ये लोग मेंबर नहीं बन पा रहे थे नाटो के। तो नाटो के एक्सपेंशन में सबसे बड़ी रुकावट टर्की था। नाटो में जो जैसे कि अमेरिका के साथ जितने भी देश हैं, जो हम पहले भी देखते, इराक वॉर में जिस तरह से गए थे, अफगानिस्तान में गए थे। सीरिया के अंदर तुर्की नाटो का मेंबर था, लेकिन उसके बावजूद वो अमेरिका का विरोधी था, जबकि ये दोनों नाटो के मेंबर हैं। तो इस तरह से नाटो के अपने, हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं और वो उसके हिसाब से पॉलिसी, अपनी नीति बनाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो युद्ध है, जो कहा जा रहा है कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, उसकी गुंजाइश आप देख नहीं रहे? अब तक के पूरे वैश्विक घटनाक्रम को देखें तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ या फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इन दोनों के घटनाक्रम में यही बात थी कि पहले धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लोगों को लगता है कि क्या ये वार में बदलेगा। तो अगर ये, जैसा कि मैंने कहा, अगर इसराइल ईरान पर अटैक करता है, काउंटर अटैक, कल के इंसिडेंट के बाद, तो मुझे जो है ऐसी आशंका है और पूरी दुनिया को ऐसी आशंका है कि फिर युद्ध का दायरा बढ़ेगा। तो अमेरिका का भी दबाव होगा इसराइल पर कि वो कोई काउंटर रिएक्शन, कोई हार्श ईरान के ख़िलाफ़ ना करे, क्योंकि ईरान ने जो कुछ अटैक किया, हालांकि इसराइल में अभी मीडिया पे बैन है बहुत सारे उसके, तो उसके फुटेज वगैरह वहाँ पे मीडिया का एक्सेस नहीं है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ ईरानी मिसाइल गिरने के बाद, कितने लोग मारे गए या कितनी बिल्डिंगों को नुकसान पहुँचा, ईरानी सरकार के जो वर्जन है उसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है इन्फॉर्मेशन का कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो इसराइल के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं मीडिया पे, तो इसलिए, लेकिन अगर कोई बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ होता या कोई मेजर जो है हैपनिंग हुई होती ईरान के इससे, तो फिर इसराइल का बहुत हार्श रिएक्शन अब तक आ चुका होता। तो इसराइल का
के बहुत सारे बयान आए कि हम एक नियत समय पे, सुनिश्चित समय पे, ठीक समय पे हम इसका बदला लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें धीरे धीरे कूल डाउन होंगी या इसराइल का रिएक्शन वैसा ही होगा जैसे कुछ दिनों पहले ईरान के रिएक्शन के बाद इनका काउंटर रिएक्शन हुआ था। तो कोई मेजर एस्केलेशन मैं फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ और पूरी दुनिया भी नहीं चाहती है। अमेरिका भी मेजर एस्केलेशन नहीं चाहता है। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए विस्तार न्यूज़ से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अब्दुल वाहिद साहब, जिन्होंने मिडिल ईस्ट पे इनकी खास पकड़ है, जिन्होंने बताया कि अभी जो वर्तमान दौर है, आशंकाएं बहुत हैं कि ठीक है, अगर इजराइल काउंटर अटैक करता है तो एक बड़े युद्ध की विभीषिका की बात की जा सकती है और भारत का इंटरेस्ट इस पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। भारत भी नहीं चाहता है कि युद्ध हो, और ख़ासतौर पर जबकि अमेरिका एक इलेक्शन वाले दौर से गुजर रहा है, वो भी नहीं चाह रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने जैसे कि बताया कि जो दूसरे देश हैं जो नेटो से जुड़े हैं, उनमें से भी कई सारे जो है उनमें एक मत नहीं है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।